हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। आज मैं बात करने वाला हूँ आईटी के चांस को लेकर। अभी तक ये नियम है कि आईटी में आपको 2 साल चांस मिलेगा, एक 12th अपीयरिंग के साथ में और एक 12th अपीयरिंग के जस्ट बाद। उसमें भी 10th से काउंट होता है, मतलब 10+2, 10th क्लास में है तो +2 मतलब 2 साल बाद और फिर 3 साल बाद। बीच में गैप दे के आप नहीं कर सकते, नहीं तो फिर चांस आपको नहीं मिलेगा। ये भी कम लोगों को मालूम है ये नियम कि 10th से भी काउंट होता है। साथ में एक और क्राइटेरिया बनाया गया है कि आपको 75% होना चाहिए। ये SC/ST के लिए 65 है, लेकिन जनरल और ओबीसी के लिए 75% है। क्वेश्चन ये उठता है कि जिस देश का दिल 70% गांव में धड़कता हो, वहां के यूथ के लिए क्या ये सही है ये क्राइटेरिया? वहाँ के बच्चे जनरली स्टेट बोर्ड के होते हैं, हिंदी माध्यम के होते हैं, या अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं। वो जब तैयारी करने आते हैं शहरों में, जहाँ से प्रैक्टिस करके हार्ड वर्क करके एक ड्रीम देख कर आते हैं कि हमें आईटी में जाना है, क्या वो जा पाते हैं? पहले जब ये रूल नहीं था तब परसेंटेज क्या था और अब क्या है? क्या डेंट लगा है उनके परसेंटेज में? इसका आंसर है हाँ। बहुत कम बच्चे अब सफल हो रहे हैं जो गांव के बच्चे आ रहे हैं। पहले जब मौका ज़्यादा था तो वो ज़्यादा संख्या में सफल हो पाते थे। इसका रीज़न मात्र एक था कि वो एक साल एक्सेलरेट होकर लैंग्वेज प्रॉब्लम को ओवरकम करके जब उन्हें समझ में आता है कि अब वो तैयार हैं तैयारी करने के लिए, तो अगली साल फिर रिपीट करके वो आईटी में जाते थे। हमें याद है जब मैं सेलेक्ट हो गया था आईटी में, तो कई बच्चे जो गांव से आए थे वो सफल जब नहीं हुए थे तो उनको मौका मिला था उस समय मेरे टाइम में, तो वो फिर से वो आईटी में पढ़े। मैं आईआईटी BHU से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन मैं पिछले 18 सालों से पढ़ाते हुए मैं ये देख पा रहा हूँ कि गांव वाले बच्चों के साथ ये गलत हुआ है। अब तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, बाकी परीक्षाएं हैं, सी-टेट है, कितनी परीक्षाएं हैं, पीओ है, बैंकिंग है, इतनी सारी परीक्षाएं हैं, लेकिन किसी भी परीक्षाओं में इस तरह का बाउंड्री नहीं है कि आप 2 ही साल चांस मिलेगा। वो भी अच्छे से कहें तो 1 ही साल चांस है। आप 12th बोर्ड में इन्वॉल्व होते हैं, पूरा इंगेज रहते हैं, आप बोर्ड की तरह तैयारी करते हैं, तो उसमें बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो इसका मतलब उसके बाद 1 ही साल चांस है। तो शहर के बच्चों के लिए तो अच्छा हो जाता है, पर गांव के बच्चों के लिए मुश्किल है। पर क्वेश्चन उठता है कि आईटी के साथ ही क्यों? नेता हैं, एमएलए एमपी बन जा रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो जेल में रहते हुए भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप जो क्राइटेरिया बनाने वाले जो लोग हैं, पॉलिसी मेकर, जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके पास ये मैसेज जाए। हम सभी लोगों को मिल के लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि यदि राइट टू एजुकेशन है, उतना ही ये राइट टू एंटर इनटू आईटी है। मतलब आईटी में पढ़ने का भी आपका अधिकार है, वो छीना जा रहा है। मैं पिछले 18 सालों से देख रहा हूं। जो बच्चे शहर के हैं, जो अफोर्ड कर पाते हैं, वो कोटा में जाकर 6 से तैयारी कर रहे हैं, 9th से कर रहे हैं, 11th से कर रहे हैं। वो फिर जब 12th में जाते हैं तो उनकी फाइट फिर उन्हीं गांव वाले बच्चों के साथ हो रही है, वो गरीब बच्चों के साथ हो रही है। शहर के भी गरीब बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है 6 से तैयारी करने का, क्योंकि वो ख्वाब तो इंटर के पास में देखते हैं, या इंटर के बाद देखते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं। अब सोचिए, अब आईटी तो उनके लिए नहीं रहा, जबकि किसी भी मामले में एक गरीब घर का बच्चा, चाहे गांव का बच्चा, किसी भी मामले में कमजोर नहीं होता। पर अब लग रहा है कि कमजोरी जब इस तरीके से वो लोग दिखा नहीं पाए, उनके कैपेबिलिटी से, कैपेसिटी से, पोटेंशियल से नहीं दिखा पाए, तो एक नया नियम बना दिया गया। तो हम सभी लोगों को मिल के विरोध करना होगा
जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है आईटी एक ऐसा दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंजीनियरिंग फील्ड में, ये सबको पता है। अब वो हक छीना जा रहा है। नारायण मूर्ति जिस समय 90,000 करोड़ के मालिक हुआ करते थे, वो अपने बच्चे को आईटी में पढ़ाना चाहते थे। ये उनका ख्वाब था कि मेरा बच्चा दुनिया के सबसे टफ एग्जाम क्वालिफाई करके उस कैंपस में रहे जहाँ पे देश के सबसे प्रतिभाशाली छात्र निवास करते हैं और बातचीत करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। वहाँ मेरा बच्चा पढ़े, नहीं पढ़ पाया क्योंकि आप फैसिलिटीज देकर, पैसे देकर, ट्यूशन लगाकर आप आईटी क्वालिफाई नहीं करवा सकते। उसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, डिवोशन की ज़रूरत होती है, जो किसी में भी हो सकती है। तो मैं बस बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब यूपीएससी आईएएस बनने में इतने सारे चांस हैं, नीट में सारा चांस है, तो आईटी में ही क्यों लगाया गया? ये एक बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं कि अपनी दलील दे रहे हैं कि बच्चों का स्कूलिंग प्रभावित हो रहा है, स्कूल में वो अटेंडेंस ज़रूरी है, स्कूल के बोर्ड के मार्क्स 75% इसलिए लगाए गए ताकि स्कूल पे भी ध्यान रखे। क्या ये नीट में स्कूल के लिए ध्यान नहीं रखना है? क्या बाकी सारे एग्ज़ाम में ध्यान नहीं रखना है? तो मैं मांग करता हूँ कि 75% हटाया जाए, करना भी है तो 65% आप करिए, ताकि ये हो जाए कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखे। स्कूलिंग कब तक? और यदि आपको स्कूलिंग को ही महत्व देना है तो आप 95% से ज़्यादा वाले बच्चों को आईटी में ले लीजिए। फिर एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत है? फिर उनकी स्किल क्यों चेक कर रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारी बातें एचआरडी मिनिस्टर के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँचे, इस पे रिव्यू किया जाए। जैसे पहले था मेरे टाइम में वैसे एज इट इज किया जाए। स्किल चेक करना है तो जैसे उस समय प्री और मेन हुआ करता था, मेरे टाइम में 5-6 लाख बच्चे दिया करते थे, 20,000 शॉर्टलिस्ट होते थे, फिर उनको फिर से मेन हुआ करता था, रिटेन एग्जाम हुआ करता था। मैं लिख कर आईटी पास किया हूँ, तो क्यों ना वो वाला किया जाए? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं शॉर्टलिस्ट करने का, पर ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, वाहियात है ये कि 75% एक बाउंड्री बनाया जाए। अभी इसलिए हमें ये वीडियो इतने दिनों बाद बनाना पड़ रहा है क्योंकि कई बच्चे पिछले 2-4 दिनों में आए, वो बेचारे बहुत अपसेट हैं। किसी का 73% आया है, किसी का 71% आया है। कल 2 लड़कियां आई थी, वो बेचारी रो रही थी। वो प्रिपरेशन में बहुत अच्छा कर रही हैं, वो आईटी में जा सकती हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो किसी तरीके से रट पिट के कोई 75% से मार्क्स ज़्यादा ला ले रहा है, उसको आप मौका दे रहे हैं। तो क्यों ना मौका सबको दिया जाए? आप बल्कि फॉर्म का चार्ज तो कर ही रहे हैं, आपको पैसे तो मिल ही रहे हैं, आपका टर्नओवर तो एग्ज़ाम के और इसके थ्रू बढ़ ही रहा होगा। तो फिर आप बाउंड्री क्यों बना रहे हैं? मैं अपनी बातों को चाहता हूं कि ये उन सभी तक ऑफिसर्स तक पहुंचे जो पॉलिसी मेकर्स हैं। इस सिलसिले में मैं कई आईएएस ऑफिसर जो अभी वर्किंग हैं उनसे बात हुई, जो रिटायर्ड हैं उनसे बात हुई, उनके अपने ज़माने की बात हुई। मेरे परिचित में कई एमपी एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी बात किया, अपना पक्ष रखा। सभी लोगों ने बोला कि ये गांव वाले बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, इस पे चर्चा हो और इसको समझा जाए कि किस तरीके से एक बच्चा जो अपना खेत गिरवी रखकर, बेचकर, अपने माँ के गहने बेचकर, एक ख्वाब पालकर शहरों में आता है हिंदी मीडियम का, उसके साथ क्या हो रहा है। वो बच्चा जब तैयारी करता है किसी तरीके से, हम लोग बहुत छूट भी कर देते हैं उसको, तो किसी तरीके से रूम लेके खाना बनाता है, बर्तन साफ करता है, जो मैं खुद भी किया हूँ। वो अभी शुरुआत में 1-1.5-2 महीने तक लैंग्वेज प्रॉब्लम, हिंदी से इंग्लिश में जूझता है वो।
जब तक वो जूझता है, समझने की कोशिश करता है, तब तक आपका जनवरी का आ जाता है जेई मेन, वो उसके टेंशन में जाता है। तब तक आ जाता है मार्च अप्रैल का। फिर किसी तरह से क्वालिफाई कर गया, पर वो जेई एडवांस में कुछ मार्क्स के लिए रुक जा रहा है। क्या उसको फिर से एक और चांस नहीं मिलना चाहिए? क्या क्या जो लोग 6 से तैयारी कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं, 11 से कर रहे हैं, ट्यूशन लगा ले रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो बड़े आराम से कर ले रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए जो 6 से कर रहा है उसके लिए कितना चांस हो गया, मतलब चांस का मतलब कितनी तैयारी कर रहा है, वो 6 साल कर रहा है, 7 साल कर रहा है। 9 से करने वाला बच्चा उसे 4 साल में उसे मिल रहा है, और फिर 5वां साल भी मिल रहा है वो तैयारी करने का। लेकिन गांव के बच्चे को कितना टाइम मिल रहा है? वो तो 9 में नहीं आ पा रहा है, वो तो 11 में नहीं आ पा रहा है, वो तो 12th पास करके आ रहा है, बड़ी मुश्किल से आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग यदि इस मुहिम में शामिल नहीं होंगे, तो जो मैं कह रहा था शुरुआत में कि हमारे देश का दिल गांव में धड़कता है, गांव को समृद्ध नहीं किया जाएगा, गरीबों को समृद्ध नहीं किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, आईटी में उनका हक सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं कई बार एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बोलता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो गरीबों के लिए बना, इतना अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहा, अभी तक का सबसे सफल प्रयोग रहा है गवर्नमेंट का, जहाँ पे गरीब के बच्चे जाके पढ़ के तमाम सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे हर साल अच्छे अच्छे पोस्ट पर, हर साल अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंच रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इतने से नहीं होगा, हमें बड़े स्केल पे सोचना होगा। बड़े स्केल का मतलब है कि उन सभी 70% परिवार को जो गांव में निवास करते हैं उनको मौका दिया जाए। तो एक लॉजिकल बात है, आप यदि दलील दे रहे हैं स्कूल का, तो ये नीट के लिए भी लागू होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। उनके लिए चांस की लिमिट क्यों नहीं? यूपीएससी में इतनी लिमिट क्यों नहीं? इतना लिमिट आईआईटी में ही क्यों? बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बहुत खफा हैं, उन्हें बहुत अफसोस होता रहता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है उनके साथ। बल्कि ये भी हो रहा है कि 8-8 सेट बना रहे हैं, आप अलग अलग पेपर बना रहे हैं, नॉर्मलाइज कैसे कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारे बच्चे खफा हैं कि हमारा 150 मार्क्स है, मेरा रैंक बहुत खराब हो गया। एक मेरे दोस्त का 108 मार्क्स पाया है, उसका रैंक बहुत अच्छा हो गया। आप कौन से नियम से नॉर्मलाइज कर रहे हैं? कभी एक पेपर हुआ करता था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि क्वेश्चन सेम थे। नीट का पेपर आप ओएमआर पे ले रहे हैं, इतने सेंटर बनाकर। आपको आपसे जेई मेन के पेपर नहीं लिए जा रहे हैं 10-15 लाख बच्चों, 10-12 लाख बच्चों का। तो जितने भी दलीलें दी जा रही हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे दी जाती हों, परसेंटेज के लिए दी जाती हों, उनके करियर बर्बाद होने के नाम पर दी जाती हों, सब दूसरे एग्जाम से आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। आपको करना होगा और आपको बदलना होगा। तो हमें सभी लोगों को उठ खड़ा होना होगा, सारे बच्चों को। और इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको मैक्सिमम शेयर करिए, अपने रिलेटिव के साथ करिए, दोस्तों के साथ करिए, पेरेंट्स के साथ करिए, सबके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम लोग कुछ लेटर लिख के, गाइडलाइन, एक एडवाइस लिखकर, चाहे मैं अभी लिखने जा रहा हूँ एचआरडी मिनिस्टर को लेटर, उस पर जो कुछ भी रिप्लाई आता है, कभी हम लोग धरना देना चाहेंगे तो इकट्ठा हो पाए, अपनी बात कहीं प्लेटफॉर्म पे किसी फोरम पर रखना चाहें तो आप साथ दे पाए, तो ये तभी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, आपको अलर्ट मिलेगा, तभी हम लोग इकट्ठा हो पाएंगे। तो हम सभी लोगों को एक साथ लड़ना होगा, ताकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हमारे जैसे गरीब बच्चे भी पढ़ पाए, जैसे मैं पढ़ा। तो गांव के हक के लिए, गांव के बच्चों के लिए, गरीब के लिए हमें लड़ना होगा। क्योंकि आईआईटी के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है, बाकी सारे एग्जाम के और ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया से बिल्कुल अलग, बहुत ही गलत बनाया गया है। तो चलिए इसके लिए एक मुहिम शुरुआत करते हैं, इसमें शामिल होइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके व्यूज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए, फॉलो करवाइए, ताकि हम लोग इसकी लड़ाई लड़ सके। ओके, थैंक यू।